नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय के सामने जुटे। वहीं पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में आमने सामने झड़प हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के विरोध में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इसकी जानकारी होते ही बड़ी संख्या में सपा नेता भी मुख्यालय पहुंचे और भाजपा व योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ हजरतगंज थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सपा ने आक्रोश जताया और मांग की कि जल्द से जल्द रिहा करें। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की। इसके बाद अखिलेश यादव जिला जेल पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार कार्यकर्ता से मिलने जेल पहुंचे थे। सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी पुलिस से झड़प हुई और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। एक और खबर आपको बताते हैं लखनऊ से ही, जहां पर ताजा मामला राजधानी लखनऊ के व्यावसायिक उपयोग के लिए बसाए गए विकास प्राधिकरण की कृष्णा नगर कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर बी का ये मामला, जहां एक तेज धमाके ने होटल द एम्पेरियो ग्रैंड सहित आसपास की इमारतों को भी दहला दिया। वहीं होटल पूर्व अधिकारी रहे शिवम गुप्ता का बताया जा रहा है। दरअसल होटल के मैनेजर अभिषेक श्रीवास्तव से जब नक्शे और अग्निशमन विभाग की एनओसी को लेकर प्रश्न किया तो उन्होंने उसका उत्तर देने से साफ मना कर दिया था। वहीं धमाका इतना तेज था कि होटल की लोहे की ग्रिल और कांच की खिड़कियां का जो मलबा है वो कई 100 मीटर तक दूर जाकर गिरा और साथ ही जो तमाम राहगीर हैं वो बाल बाल बचे। धमाके की वजह से होटल में काम करने वाले 1 दर्जन लोग भी घायल हुए हैं और जिनको लोक बंधु अस्पताल में एडमिट कराया गया। गौरतलब है कि सेक्टर बी में यूँ तो लगभग 90% बने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से अवैध हैं और इनको बनाने में किसी भी मानक नियम नक्शे का पालन नहीं किया गया और ना ही अधिकतर निर्माणों को अग्निशमन जो विभाग है उससे कोई एनओसी हासिल है। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ बने सभी निर्माणों को नोटिस जारी होने के बाद आज तक ना तो सील किया गया और ना ही कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। बड़े लोगों के निर्माण को रुकवाने में लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। वहीं कई वर्षों बाद इंद्रमणि त्रिपाठी के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एक बड़े ज्वेलर्स की अवैध बिल्डिंग जरूर सील की गई, लेकिन वो कार्रवाई भी इस सेक्टर में ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही रही है। अभी तक जो जानकारी आई है उसमें ये पता चल रहा है कि एलपीजी सिलेंडर है उसमें ब्लास्ट होने से ये घटना घटित हुई है। लगभग 8 से 10 लोगों के घायल होने की संभावना है। नहीं, अभी तक की जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं है। सभी का प्राथमिक उपचार लोकबंधु अस्पताल में चल रहा है। संबंध में कोई अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो केवल इतनी जानकारी है कि इसमें एक ब्लास्ट हुआ है। बाकी और जो जानकारी है वो एकत्र की जा रही है। देखिए, जो भी नक्शे और उसका काम तो एलडीए का है। नगर निगम की तरफ से हम लोग लगातार यहाँ पे ध्यान देते हैं और यहाँ की जो भी पार्किंग है वो खुली हुई है। 2 पार्क हैं, दोनों पार्क में भी जगह पे जहाँ भी जो भी नई बिल्डिंग बन रही है उन लोगों से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो लोग कुछ पार्किंग अपने पास से भी छोड़ें। और मेरे संज्ञान में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने पार्किंग की व्यवस्थाएँ दी है। तो आपने बताया, आगे और ध्यान रखने का प्रयास हम लोग करेंगे। हमारे हिसाब से सर इस पूरे सेक्टर बी में एक भी मतलब कमर्शियल निर्माण मानक के अनुसार है ही नहीं और सिर्फ एक निर्माण को सील करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर करना है तो ये सारे निर्माण अवैध हैं, इन सारे निर्माणों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर एलडीए की कोई ना कोई ज़रूर जालमेल है जो सिर्फ एक निर्माण को सील किया गया है। या तो उनका कुछ अच्छा सिस्टम नहीं बैठा होगा या नक्शा उनके अनुरूप नहीं होगा, बाकी सारे निर्माण अवैध है सर इधर। मैं आपको बता दूं, कल की बात है, यहाँ से 20 कदम दूर पे एक बिल्डिंग हमारी सील हुई है और उससे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि या तो ये लोग आँख बंद करके चलते हैं या तो देखना ही नहीं चाहते हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हमारे एलडीए के हैं वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं और इन लोगों के साथ मिलकर ये अवैध निर्माण दिन ब दिन बने जा रहे हैं। यहाँ सेक्टर बी में कोई भी
आप बिल्डिंग उठा लीजिए, कोई भी मानकों के अधीन बना हो तो मुझे बताइए। मैं LDA VC को बोलता हूँ कि वो यहाँ आएँ और मौके पे आके इनकी मानकों चेक करें, एक एक चीज़ यहाँ पढ़ के तो सब देखें। जो जितनी व्यावसायिक बिल्डिंग यहाँ बनी है सब अवैध बनी हुई है, किसी का भी मानकों के रूप में कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि जितने भी अधिकारी यहाँ भ्रष्ट हैं, उन्हीं के अधीन में, उन्हीं के अंडर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो LDA VC को तुरंत सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेवाना कांड के हादसे को अभी तक राजधानीवासी भूले नहीं हैं। उसके दर्द और उसके जख्म आज भी यहाँ पे लोगों के ताज़ा हैं, लेकिन बावजूद उसके ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन शासन इस बारे को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है। नतीजा यही है कि लेवाना कांड के कुछ समय बाद ही हमारे पीछे आप देख सकते हैं होटल इंपीरियल ग्रैंड यहाँ बना हुआ है। यहाँ अभी शाम को ही एक तेज धमाके के साथ यहाँ पे करीब 10 लोग घायल होने की सूचना मिली है, जिनको स्थानीय लोक बंधु अस्पताल में लेके जाया गया है। जानकारी ये मिली है कि यहाँ पे एक तो होटल का नक्शा यहाँ पास नहीं था, उसके अलावा यहाँ पे फायर विभाग की NOC भी इनको हासिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये होटल लगातार संचालित है। अनेक वर्षों से यहाँ लगातार इस तरह चल रहा है। ये बड़े गौर करने की बात है कि क्या कारण है कि इसको अब तक यहीं छोड़ दिया गया है। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक ऐसा गैंग जो बेसहारा लड़कियों का हमदर्द बनकर और उनको अगवा करके वैश्यवृत्ति के लिए 50 से 60 हजार रुपए में बेच दिया करता था और परेशान लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते थे ये लोग। इस गैंग का नेटवर्क यूपी बिहार के कई जिलों में फैला हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के सदस्य युवतियों को वैश्यवृत्ति कराने वालों के हाथ में बेच देते थे। दरअसल रायपुरवा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बीते महीने में नाराज होकर दूध लेने का बहाना घर से चली गई थी। नाबालिग के परिजनों ने मोहल्ले के युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। परिजनों ने प्रेम प्रसंग की भी आशंका जताई थी। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यूपी और बिहार के कई जिलों से लड़कियों को ले जाकर बेचने का काम करते थे। उन्होंने ये भी बताया अभी तक वो आधा दर्जन से ज्यादा लड़कियों को बेच चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने उन लड़कियों की बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए। थाना रायपुरवा के अंतर्गत में माह नवंबर 2022 में एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री को किसी युवक के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया। इस संबंध में थाना रायपुरवा पर 363, 366 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके लिए टीमें बनाई गई। इसकी विवेचना की जा रही थी। जांच के दौरान में कुछ तथ्य इस प्रकार से आए कि जो नाबालिग बच्ची थी उसको बदायूं में उसका लोकेशन पाया गया और सर्विलांस टीम और जो हमारी टीम बनी हुई थी थाना रायपुरवा पे उसकी मदद से उस बच्ची को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद में जब उस बच्ची से गहन पूछताछ की गई तो बच्ची के द्वारा बताया गया कि वो उससे जो है एक महिला जो है अपने साथ जो है ले गए थे, जिसके साथ एक पुरुष भी था। उससे बहला फुसला कर ले गए थे और वहाँ पे उससे कुछ पैसों लेकर जो है किसी दूसरे को बेच दिया था, फिर दूसरे ने तीसरे को बेच दिया था। इस तरीके से एक पूरे जो चेन का हमने खुलासा किया है और इस दौरान जो है हम लोगों ने 6 जो अभियुक्त हैं इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक महिला भी हैं। और जो इस गैंग है, इस गैंग का जो मेन जो लीडर है वो इकबाल है। वो अपना नाम राजू बताता था लोगों को और इस तरीके से थाना रायपुरवा के और सर्विलांस टीम के द्वारा एक सराहनीय प्रयास करते हुए। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव कोटा में 2 पक्षों के बीच होटल के विवाद में गोली चली। गोली चलने से ईशापुर गांव के BDC सदस्य गजेंद्र सिंह के बेटे विकास की मौत हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से भाग गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल विकास को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। परिजन उसे नोएडा के एक निजी अस्पताल में लेकर गए और जहां देर शाम उसकी मौत हो गई। दरअसल दोनों गुटों में होटल को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार को विवाद के निपटारे के लिए बातचीत चल रही थी। मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। इनमें से पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 7/1/2023 को 2 पक्षों के बीच में पूर्व से चले आ रहे ओए होटल को चलाने के लिए विवाद को निस्तारण हेतु मीटिंग थी। उसी मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया, जिसमें फायरिंग की घटना हुई। इस फायरिंग से एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु कैलाश हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान इलाज व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति की पहचान विकास सन ऑफ श्री गजेंद्र सिंह के तौर पे हुई है
विकास के पिता गजेंद्र सिंह की तहरीक के आधार पर गुलाबटी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद 8 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य संदिग्धों की पूछताछ करी जा रही है। अगली विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां हरियावा थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवती का अध जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर शव को माइनर की पटरी पर फेंका गया। पहचान छिपाने के लिए शव को पुआल से जलाने की कोशिश भी की गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पड़ताल शुरू की। दरअसल रात में ही एसपी राजेश द्विवेदी, एएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह और सीओ हरियावा शिल्पा कुमारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों ने बताया कि शव को करीब 7 बजे फेंका गया था। पास में ही जली हुई पुआल पड़ी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की कार्यवाही जारी है। थाना हरियावा में अभी सूचना मिली है, ये महिला और एक युवती का जला हुआ शव मिला है। शव ऑलमोस्ट पूरा जल चुका है, वो थोड़ा ही पहचान में आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मैरिड लेडी थी और किसी ने उसको मृत अवस्था में यहाँ ला करके जलाया है और यहीं पास पुआल है, उसको डाल करके। अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है और पहचान करके और पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण जान करके शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है यहाँ पे? और जैसा मैंने बताया, ऐसा लग रहा है कि मृत अवस्था में यहाँ ला करके जलाया गया है। अब किन कारणों से मृत्यु हुई है और क्यों यहाँ जलाया गया है, इसके बारे में पूरी पड़ताल की जाएगी। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां शातिर ठगों ने एटीएम का कार्ड बदलकर 50,000 रुपए निकाल लिए। दरअसल मामला मोहल्ला खत्रीवाड़ा का है, जहां पीड़िता अपनी मां के साथ एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी और पीड़िता के अनुसार पहले से एटीएम में मौजूद 2 युवकों ने मदद की पेशकश की। दोनों मां और बेटी उनके झांसी में आ गई। उन्होंने अपना एटीएम कार्ड ठगों को दे दिया। इस बीच ठगों ने चालाकी से एटीएम कार्ड बदल दिया और बाद में जब उनके मोबाइल पर 50,000 निकलने का पता चला तो पीड़िता ने बताया कि उन्होंने 50,000 का कर्ज बैंक से लिया था और कल ही उनके खाते में 50,000 का ऋण आया था। इसी ऋण के पैसे निकालने के लिए वो एटीएम में गई थी और साथ ही ठगों ने बड़ी चालाकी से उनके पैसे निकाल लिए। पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। 50,000 रुपए निकाल लिए अकाउंट से। कैसे? एटीएम चेंज करके। कौन से बैंक? नेशनल बैंक। तो एटीएम के अंदर कोई था आपके साथ? 3 लड़के थे जिनको पता नहीं था हमें कौन है। तो अभी हम कोतवाली में आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, अगर पता चल जाएगा तो ठीक है, वरना भुगतेंगे। वो भी कर्ज का पैसा था, ऐसे ही चला गया। किस चीज़ के लिए लिया था कर्ज? कर्ज देने के लिए लिया। कर्ज देने के लिए लिया था। कल ट्रांसफर हुआ मेरे खाते में, मैंने कल भी खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां दुद्धि स्वास्थ्य केंद्र में चटनी रोटी परोसे जाने का मामला सामने आया। दरअसल प्रसूता को भोजन में चटनी रोटी दी गई। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य चांद प्रकाश जैन ने अस्पताल का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारी शाह आलम को चेतावनी दी और बताया कि अगर दोबारा इस प्रकार का मामला संज्ञान में आया तो इसकी जानकारी प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को दी जाएगी। वहीं चिकित्सा अधिकारी ने भोजन सप्लाई करने वाले ठेकेदार पर एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों ना आपका टेंडर निरस्त कर दिया जाए। और बातचीत में चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि भविष्य में कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कुछ शिकायतें आई थी, शिकायतों को देखने के लिए और थोड़ा हमने देखा कि साफ सफाई की थोड़ी दिक्कत है। हमने डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने आगे ध्यान रखने के कहा कि हम अच्छा देखेंगे। जो प्रसूता थी, जो उसका विषय आया था कि चटनी और रोटी दी गई, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ठेकेदार की गलती है। ये विषय हम ऊपर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बताएंगे कि भाई लापरवाही हुई, उस पर कार्रवाई हो ठेकेदार के खिलाफ। सर, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उस दिन ऐसा हुआ कि वेंडर जो था उसका बच्चा सीरियस हो गया और वो उस दिन खाना नहीं दे पाया, पैकेट नहीं दे पाया, तो और मेरे संज्ञान में भी नहीं दिया उसने।
और ये मैटर ऊपर तक चला गया। और ऐसे कभी इसमें शिकायत नहीं आती है और मैं हमेशा पर्सनली चेक करता हूँ मॉर्निंग में राउंड पे कि खाना दिया गया है कि नहीं और क्वालिटी क्या है, इवन कि मैं खोल के देखता हूँ। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है, बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जेसी मिल के श्रमिकों को पट्टे वितरण किए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने 132 विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह विद्युत उपकेंद्र ग्वालियर के फूलबाग पर स्थापित किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ये ग्वालियर के लिए इतिहास का दिन है, क्योंकि जैसे शुरुआत की गई और धीरे धीरे सारे कर्मचारियों को पट्टा दिया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां 5 दिवसीय मांडू उत्सव का शुभारंभ हो गया। सबसे पहले घाट गैलरी का उद्घाटन किया गया। मांडू महोत्सव के उद्घाटन सरकार की पर्यटन मंत्री उषा बाबू सिंह ठाकुर ने किया। दरअसल मांडू उत्सव के आयोजन करने वाली इवेंट कंपनी की लापरवाही एवं अनुभवहीनता का ये आयोजन विवादों की भीड़ चढ़ गया। उषा ठाकुर ने पत्रकारों को कहा कि आयोजन को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है, उसका समाधान शीघ्र करेंगे। इवेंट कंपनी 6 दिन पहले काम दिया, अब कोई भी इवेंट कंपनी को काम देना है या नहीं देना, इस बात पर हम गौर करेंगे। पर्यटन मंत्री का कहना है कि मांडू उत्सव ने अपनी व्यापक पहचान बनाई है। लोकप्रिय सालाना मांडू उत्सव का उद्घाटन करना मेरे लिए सम्मान की बात है और मांडू मालवा क्षेत्र के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। खास बात यहां पर यह रही कि इस आयोजन में अतिथि के बतौर प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने जिले के सारे विधायकों को आमंत्रित किया था, परंतु कोई भी नहीं पहुंचा। इस कार्यक्रम में नाममात्र के लोग ही पहुंचे थे। इसमें मांडू उत्सव महत्वपूर्ण साबित होगा। जी अभी इवेंट कंपनी को मैंने डांट लगाई तो उनकी मजबूरी ये थी कि उनको 6 दिन पहले ही काम दिया। तो अब मैं विभाग में ये भी सुनिश्चित करूंगी कि कोई भी इवेंट कंपनी को काम देना है हम दे देंगे टेंडर प्रक्रिया से ही, पर कम से कम इस प्रक्रिया को 6 माह पहले हम। और अब खबर टीकमगढ़ से है, जहां पलेरा नगर से 3 किलोमीटर दूर लहर बुजुर्ग में प्राचीन स्थल सिद्धेश्वर धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ और भव्य भोज भंडारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष भक्ति तिवारी के द्वारा घर घर जाकर न्योता दिया गया था। आयोजित किए गए कार्यक्रम में पंडित रविशंकर जी महाराज सरकार का नगर वासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय दमेले पेट्रोल पंप से पंडित रविशंकर महाराज का काफिला प्रारंभ हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। नगर वासियों के द्वारा कलश यात्रा का स्वागत करते हुए पुष्प बरसाए गए और साथ ही आपको बता दें कि सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों क्षेत्र की भीड़ धर्म लाभ लेने के लिए मौके पर पहुंची और हजारों की संख्या में भोज भंडारे का भव्य कार्यक्रम चलता रहा। खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वास में लोक सुराज दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह रहे। इस शिविर के आयोजन के दौरान निर्धारित आए लोगों का पंजीकरण किया गया। उसके बाद जिला मेडिकल बोर्ड के सदस्यों द्वारा 32 दिव्यांग चयनित किए गए। उक्त शिविर में दिव्यांग परीक्षण के लिए कुल 273 आवेदकों द्वारा पंजीयन करवाया गया था, जिसमें जिले से पहुंची मेडिकल बोर्ड की 3 सदस्यीय टीम द्वारा 32 लोगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया गया। ये प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं 50 मोतियाबिंद के मरीज थे और 40 शुगर बीपी के मरीज पाए गए हैं, जिनका उपचार कराया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने सभा को संबोधित किया और इस क्षेत्र की जो प्रमुख मांग है, उन्होंने कहा कि इस तरह शिविर का आयोजन लगातार होता रहेगा। आप सभी क्षेत्रवासी इसका लाभ जरूर उठाएं। हमने और हमारी टीम ने लोक सुराज अभियान के तहत यह संकल्प लिया है कि हम सीधी जिले को दिव्यांगता मुक्त करेंगे। उसी कार्यक्रम में हमने पूरे सीधी जिले में 15 दिव्यांगता शिविर आयोजित करने का निश्चय किया है। आज उस कड़ी में हमारा ये 4था शिविर है। इससे पूर्व हम 3 शिविरों का आयोजन कर चुके हैं। पहला शिविर हमारा चुरहट विधानसभा क्षेत्र के पटपरा ग्राम में संपन्न हुआ था। तत्पश्चात सियावल विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी ग्राम और अमिलिया ग्राम में शिविर संपन्न हुए हैं।
और आज ये धोनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मड़वास ग्राम में संपन्न हुआ है। और इस जनवरी माह में हम कुल 6 शिविरों का आयोजन करेंगे। बिहार में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 5 दिनों से बिहार में सूरज नहीं निकला है और जिसके चलते हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं ठंडी हवाओं और आसमान पर कोहरा होने से गलन वाली ठंड हो रही है। 17 जिलों में कोल्ड डे के हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये स्थिति 10 जनवरी तक रहने की संभावना है। तो 6 दिन से सूरज नहीं निकला और ठंड भीषण हो रही है और इस बीच यहाँ पर आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बिहार में चूँकि गलन भी पड़ रही है, तापमान काफ़ी नीचे पहुँच गया है। बिहार समेत 38 जिलों में असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाएं, शीतलहर चल रही है। चलिए इस बीच यहाँ पर सीधा रुख करते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर टेंट सिटी का अवलोकन निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये टेंट सिटी जहाँ पर जो पर्यटक हैं और काफ़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं। और इस बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी यहाँ पर विकास के काम हो रहे हैं उन सभी की समीक्षा सीएम योगी के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ टेंट सिटी परिसर का स्थलीय अवलोकन व प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।